हेलो प्यारे बच्चों, आलू सड़े सड़े टमाटर सड़े सड़े, आलू सड़े सड़े टमाटर सड़े सड़े, नया साल आपको मुबारक हो, रजाई में पड़े पड़े। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो इसी के चलते हम क्या लेके आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हर वर्ष छप रहे हैं। मतलब हर वर्ष का मतलब ये हुआ कि लगातार प्रश्न ये आ रहे हैं, तो उन प्रश्नों को लेकर के हम आते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास रहेगी। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आप इतना पढ़ के जाइए, आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि क्या है, दोहरा निषेचन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आइए इसको पहले ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर इसको मतलब इसकी जो परिभाषा है इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो यहां पे मान लीजिए दोहरा निषेचन क्या होता है। तो आइए इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, दोहरा निषेचन होता क्या है। तो यहां पे एक पुष्प की संरचना बना लेते हैं। तो यहां पे बात समझिए, ये क्या है भाई साहब, पुष्प की संरचना, जिससे आप लोग क्या समझ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से दोहरा निषेचन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके बारे में भी आप लोग जान सकते हैं, और फिर आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा जिससे आप लोगों को अभी इसी क्लास में याद हो जाएगा। और ये प्रश्न जो होता है हर वर्ष छपता है, और आप लोग देख भी सकते हैं, मतलब दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये पुष्प की संरचना है। अब यहाँ पे बात समझिए, जब पराग कोश से पराग कण निकलकर कहां पहुंचता है, वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है। कहां पहुंचता है, वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है। तो वर्तिकाग्र के पास क्या होता है, शर्करा युक्त पदार्थ होता है। जब शर्करा युक्त पदार्थ होता है तो ये क्या करता है, पराग कण मतलब शर्करा युक्त पदार्थ को अवशोषित करके, शर्करा युक्त पदार्थ को अवशोषित करके फूल जाता है। मतलब ये शर्करा युक्त पदार्थ को अवशोषित करके फूल जाता है और अपना अंकुरण प्रारंभ करता है। और जो पराग कण में अंतःचूल होता है वो पराग नली के रूप में निकलता है। अब ये जब पराग नली के रूप में निकलता है तो ये वर्तिका को भेदते हुए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। वर्तिका को भेदते हुए क्या करता है, आगे बढ़ता है। अब यहां पे बात समझ लीजिए, जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर एक थैली जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। अब यहाँ पे जो भ्रूण कोश होता है, अब यहाँ पे इधर निभाग की तरफ, इसे हम लोग क्या कहेंगे, निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। और बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। एक बड़ी कोशिका होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं, अंड कोशिका, या इसे एग सेल कहते हैं। अब यहां पे बात समझिए, इसके किनारे में 2 और कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका। अब यहां पे बात समझिए, अंड कोशिका और सहायक कोशिका के समूह, मतलब समूह को, अंड कोशिका और सहायक कोशिका के समूह को अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं, अंड समुच्चय। अब यहां पे बात समझिए, इसके मध्य में, इसके मध्य में 2 केंद्रक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और यहां पे बात समझिए, ध्रुवीय केंद्रक क्या होता है, जब ये कोशिका का विभाजन कर लेंगे तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। अब यहां पे बात समझिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय केंद्रक कहते हैं। तो ये मतलब ये क्या है भैया, बीजांड है। अब बीजांड के अंदर ये सारी संरचनाएं होती हैं। अब हम लोग समझेंगे दोहरा निषेचन क्या होता है। तो यहाँ पे बात समझिए, जब परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो ये क्या करता है, शर्करा युक्त पदार्थ को अवशोषित करके फूल जाता है और अपना अंकुरण प्रारंभ करता है, अपना अंकुरण प्रारंभ करता है। और इसमें का जो अंतःचूल होता है वो पराग नली के रूप में निकलता है और वर्तिका को भेदते हुए आगे बढ़ता है, वर्तिका को भेदते हुए आगे बढ़ता है। और
पराग कण के अंदर दो केंद्रक होते हैं। एक बड़ा केंद्रक होता है जिसका नाम होता है वर्धी केंद्रक, इसका क्या नाम होता है, वर्धी केंद्रक। एक छोटा केंद्रक होता है जिसका नाम होता है जनन केंद्रक, जनन केंद्रक नाम होता है। अब यहां पे बात समझिए, जब पराग नली बीजांड द्वार से होते हुए बीजांड में प्रवेश करेगी, फिर इसके बाद ये भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। जब ये भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो इसका शीर्ष क्या होता है, विघटित हो जाता है, इसका शीर्ष विघटित हो जाता है और ये भ्रूण कोश के अंदर दोनों पराग कण क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। मतलब दोनों पराग कण इसके अंदर क्या होता है, पहुंच जाता है। अब यहां पे बात समझिए, जो वर्धी केंद्रक होता है, ये वर्धी केंद्रक मतलब बड़ा केंद्रक होता है और आगे की ओर गति करते हुए चलता है, लेकिन ये जल्द ही क्या होता है, नष्ट हो जाता है। मतलब वर्धी केंद्रक क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और जो जनन केंद्रक होता है, जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा, जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बना लेता है। तो भैया जो जनन केंद्रक होता है ये दो केंद्रक बनाएगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नर युग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे, नर युग्मक कहते हैं। अब यहां पे बात समझिए, ये दोनों नर युग्मक पराग नली के साथ बीजांड में प्रवेश करेंगे, बीजांड से ये भ्रूण कोश में प्रवेश करेंगे और जब पराग नली क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो ये दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जब ये दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर स्वतंत्र हो जाते हैं तो भैया एक नर युग्मक जो होता है, एक जो नर युग्मक होता है, एक नर युग्मक किससे मिलेगा, अंड कोशिका से मिलता है। अंड कोशिका, अंड कोशिका क्या होती है, तो यहां पे मादा युग्मक होता है। जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है तब इससे क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, द्विगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। और ये युग्मनज जब वृद्धि करता है तो इससे भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण से क्या बनता है, बीज बनता है। क्या बनता है, बीज बनता है। तो यहाँ पे एक नर युग्मक की बात हो गई। अब यहाँ पे जो दूसरा नर युग्मक होता है, दूसरा नर युग्मक जो बीच में दो केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, बीच में दो केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, जब ये कोशिका विभाजन कर लेते हैं तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, पहले तो ये दोनों अलग अलग केंद्रक होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पे बात समझिए, तो जब ये दोनों कोशिका मतलब विभाजन कर लेते हैं तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय केंद्रक कहते हैं। अब जो दूसरा नर युग्मक है, यहां पे देख लीजिए, अब भैया जो दूसरा नर युग्मक है, जो दूसरा नर युग्मक किससे मिलेगा। अब भैया जब दूसरा नर युग्मक किससे मिलेगा, द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा। किससे मिलेगा, द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा। जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा तब इससे क्या बनता है, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है विकसित होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब जब दूसरा नर युग्मक किससे मिलेगा, द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा, तब इस प्रकार के निषेचन को त्रिसमेकन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिसमेकन कहते हैं। त्रिसमेकन कहते हैं या इसे क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। अब यहां पे बात समझिए, जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है, भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में काफी अंतर होता है। तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, भ्रूणकोश लिखा हुआ है। तो यहां पे भ्रूणकोश क्या होता है, तो बीजांड काय के अंदर एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। अब भैया भ्रूणपोष किसे कहते हैं, तो भैया जब नर युग्मक, एक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के संयोजन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब ये भ्रूणपोष करता क्या है, तो ये भ्रूणपोष बीज को क्या देता है, पोषण देता है, बीज को पोषण प्रदान करता है। बीज को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। और इसका निर्माण देखिए एक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक से हो रहा है, तब इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 3x होती है। मतलब भ्रूणपोष जो होता है वो क्या होता है, त्रिगुणित होता है।
और इस प्रकार का निषेचन क्या कहलाएगा? त्रिसमेकन या त्रिसंलयन कहलाता है। ये पेपर में पूछा जाता है। और जो भ्रूणपोष है, इससे बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है बोर्ड एग्जाम में कई वर्ष पूछा गया है, हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। अब यहां पे बात समझिए, जो यहाँ पे एक नर युग्मक और अंड कोशिका मिलती है, तो इस प्रकार का जो निषेचन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? सत्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य निषेचन कहते हैं। तो यहां पे बात समझिए, इस प्रकार ये दोनों नर युग्मक, इस प्रकार ये दोनों नर युग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार ये दोनों नर युग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। और दोहरा निषेचन किस में होता है? तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उन्हीं में क्या होता है? दोहरा निषेचन होता है। तो आइए अब इसकी एक बार परिभाषा भी देख लेते हैं। तो यहां पे बात समझिए, एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसकी खोज किसने की है पूछा जाता है। तो इसकी खोज किसने की है? नवास्चिन ने की है। मतलब किस पौधे में? तो फ्रिटिलेरिया व लिलियम नामक पौधे में की है। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखे हैं, इसकी खोज नवास्चिन ने, इसकी खोज नवास्चिन ने सन 1898 में फ्रिटिलेरिया व लिलियम नामक पौधे में की थी। द्विनिषेचन आवृत बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण है। फिर पराग नलिका, पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश के दौरान, मतलब जब पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, मतलब यहां पे देखिए जब पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो प्रवेश के दौरान इसका शीर्ष विघटित हो जाता है। मतलब इसका शीर्ष क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, जिससे दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर, मतलब ये दोनों नर युग्मक यहां पे देख सकते हैं भ्रूण कोश के अंदर स्वतंत्र हो जाते हैं। मतलब भ्रूण कोश के अंदर स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ, मतलब यहां पे एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयोजित हो जाता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। और ये युग्मनज वृद्धि करता है तो भ्रूण बनता है, और जब भ्रूण वृद्धि करेगा तो इससे बीज बनता है। और इस प्रकार का निषेचन सत्य निषेचन कहलाता है। अब या आगे देखिए प्यारे बच्चों, तो दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। इस क्रिया को समेकन कहते हैं। इस क्रिया को समेकन कहते हैं या त्रिसमेकन कहते हैं। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। तो एक नर युग्मक ये है और एक नर युग्मक ये है, दोनों निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। इसे ही दोहरा निषेचन कहते हैं। तो ये भैया दोहरा निषेचन क्या है? बोर्ड एग्जाम में कई वर्ष पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको ये बेस्ट क्लास है, आप लोग इसको अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो ये बायोलॉजी की बेस्ट क्लास आपकी है। और अगर आप इसकी नोट्स भी चाहते हैं तो हमारे YouTube जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक है, और उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो इसकी हैंड राइटिंग जो नोट्स है वो आपको अच्छे राइटिंग में मिल जाएगी, और वहां से आप इसको एक बार फिर से याद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ बने रहिए और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं और आप बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग हमारे साथ 2025 से जुड़े थे, और हमारे साथ जब जुड़े थे तो हम 0 से स्टार्ट किए थे, और धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल को और भी मतलब प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो आप लोग जब अपनी कमेंट मतलब कमेंट बॉक्स में करते हैं, अपनी राय देते हैं, तो उससे एक हमको अलग सा मोटिवेशन मिलता है। तो उस मोटिवेशन के कारण ही हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए इतना मेहनत कर दें कि हमारे बच्चे दूसरे जगह ना भटके, यहीं से पढ़ करके उनका अच्छा स्कोर आए और अच्छे अंक से वो पास हो जाएं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर लें, और वो फिर ये कहें कि हम तो एक ऐसे सर से पढ़ रहे थे
कि जो एक व्हाइट बोर्ड से पढ़ाना शुरू किए थे, मार्कर से पढ़ाना शुरू किए थे और हमें यूपी बोर्ड में 95% दिला कर गए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, आपका विश्वास नहीं टूटेगा, ये मेरा वादा है, ये आपके बड़े भाई का वादा है, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन फंसाएंगे और आपको जिस दिन बोर्ड एग्जाम होगा उस दिन अपनी वीडियो से दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन इस वीडियो से आया है। आप विश्वास बनाए रखिएगा, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का ना आपके भाई का, ये कई वर्षों का है, 7-8 वर्षों से आपका भाई बायोलॉजी पढ़ा रहा है। ऑफलाइन बैच में कई बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे बात समझ लीजिए, ऑफलाइन बच्चे बहुत अच्छे ढंग से बायोलॉजी सीख जाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।